गुड मॉर्निंग 10+2 क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैशरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा विषय है लोक प्रशासन पब्लिकेट, लेसन नंबर 2। इसके हमने पहले 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। मंत्रिमंडल के कार्यों का वर्णन करो अथवा मंत्रिपरिषद के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करो और उनके कार्य भी करो कि मंत्रिपरिषद का निर्माण किस प्रकार होता है और उनके कार्यों का वर्णन करो। ये क्वेश्चन आपको बढ़िया ढंग से याद करना है। मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर कहा गया कि संघ की सभी शक्तियाँ जो होती है, कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति को दी गई होती है, परंतु वह राष्ट्रपति जो है उन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। 44वें संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था भी की गई है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह पर मंत्रिमंडल को पुनः विचार करने के लिए कह सकता है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा पुनः दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। उसे मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह माननी ही पड़ती है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मंत्री परिषद का निर्माण किस प्रकार होता है। संविधान की धारा 75 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, परंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। वह लोकसभा का बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उसी दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अपनी नियुक्ति के पश्चात प्रधानमंत्री अपने साथियों अर्थात मंत्री की सूची तैयार करता है और राष्ट्रपति उस सूची के अनुसार ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध उस सूची में से किसी का नाम भी न तो काट सकता है और न ही उसके अंदर कोई नाम सम्मिलित कर सकता है। मंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो। प्रधानमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्ति कर सकता है जो संसद का सदस्य न हो, परंतु 6 महीने के अंदर उस मंत्री को संसद का सदस्य अवश्य बनना पड़ता है। आगे आता है मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। 91वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या संसद के निम्न सदन की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। अतः मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में प्रधानमंत्री की उसको सीमा के अंदर रहना पड़ता है। आगे आता है अवधि। संविधान की धारा 75 के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के पश्चात पर्यंत ही पद पर रहेंगे, कि जो मंत्री है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो सत्ता में रहेंगे। संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की इच्छा पर है, परंतु व्यवहार में मंत्रिपरिषद जब तक अपने पद पर रह सकती है जब तक उसे लोकसभा के अंदर बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे आता है मंत्रिमंडल की बैठकें। मंत्रिमंडल की बैठकें सप्ताह में एक बार या आवश्यकता पड़ने पर 1 से अधिक बार भी हो सकती है। मंत्रिमंडल की बैठकें प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जाती है और ये बैठकें प्रधानमंत्री की कार्यकाल या निवास स्थान पर ही होती है। आगे आता है, इसके अंदर बताया गया कि मंत्रिपरिषद के कार्य। मंत्रिपरिषद वैसे तो एक सलाहकार परिषद बताई गई है, परंतु वास्तव में वह देश की वास्तविक शासक है। इसके निम्नलिखित कार्य बताए गए हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय नीति का निर्माण। देखिए, मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नीति निर्माण करना होता है। देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य समस्याओं को हल करने के लिए मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीति का निर्माण करता है।
नंबर 2 पे आता है विदेशी संबंधों का संचालन। मंत्रिमंडल विदेशी नीति का निर्माण करता है और विदेशी संबंधों का संचालन करना मंत्रिमंडल का मुख्य कार्य माना जाता है। मंत्रिमंडल दूसरे देशों के साथ कूटनीतिज्ञ आर्थिक संबंधों के बारे में निर्णय लेता है और दूसरे देशों में राजदूत भेजता है और राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से करता है ताकि दूसरे देशों के साथ संधि समझौते करना, व्यापारिक आर्थिक समझौते करना आदि प्रश्नों पर मंत्रिमंडल ही निर्णय लेता है। नंबर 3 पे आता है प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन का प्रत्येक विभाग किसी न किसी मंत्री के अधीन होता है और संबंधित मंत्री मंत्रिमंडल के द्वारा निर्धारित संसद द्वारा स्वीकृति के अनुसार अपने विभाग की सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न करता है। मंत्रिपरिषद प्रशासन के विभिन्न भागों में सहयोग तथा तालमेल उत्पन्न करने का प्रयत्न करती है। नंबर 4 पे आता है विधायी कार्य। सैद्धांतिक रूप से कानून बनाना संसद का कार्य है, परंतु व्यवहारिक रूप से कहा गया है कि मंत्रिमंडल की स्वीकृति से कानून बनता है, तो गलत नहीं है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और वे संसद की बैठकों में भाग लेते हैं। संसद के अधिकतर बिल जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा पेश किए जाते हैं क्योंकि बहुमत मंत्रिपरिषद के साथ होता है। नंबर 5 पे आता है प्रदत्त व्यवस्थापन। संसद प्राय कानून का केवल ढांचा निश्चित करती है और उसमें विस्तार करने का अधिकार जो है मंत्रिपरिषद को देती है। मंत्रिमंडल के जो उपनियम बनाने के जो अधिकार को प्रदत्त व्यवस्था कहते हैं, यानी जो मंत्रिमंडल जो है कानून बनाती है उसके अधिकार को प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। मंत्रिमंडल के इस अधिकार से मंत्रिमंडल का शासन पर नियंत्रण और अधिक बढ़ जाता है। नंबर 6 पे आता है वित्तीय कार्य। मंत्रिमंडल के जो वित्तीय संबंधी जो कार्य होते हैं वे बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और मंत्रिमंडल ही राज्य के समस्त व्यय के लिए उत्तरदायी होती है और समस्त व्यय की पूर्ति के लिए वित्त जुटाना उसे मुख्य काम है। वार्षिक बजट तैयार करना मंत्रिमंडल का कार्य है और वित्त मंत्री बजट को लोकसभा में पेश करता है। मंत्रिमंडल ही इस बात पर निर्णय करता है कि कौन सा नया कर लगाना है और अपने पुराने करों में बढ़ोतरी करनी है। ये सारा कुछ वित्तीय संबंधी कार्यों में आ जाते हैं। नंबर 7 पे आता है नियुक्तियाँ। महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नियुक्तियाँ नहीं करके मंत्रिमंडल की सलाह से नियुक्तियाँ करता है। राजदूत, राज्य के राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल, संघ लोकसेवा आयोग के सदस्य, चुनाव आयोग के सदस्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही करता है। नंबर 8 पे आता है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी और स्वरूप। मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण कार्य मंत्रियों के विभिन्न विभागों के अंदर समन्वय अर्थात तालमेल पैदा करना होता है। मंत्रिमंडल यह भी देखता है कि प्रशासन पूर्ण रूप से उसके द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार चलाया जा रहा है अथवा नहीं चलाया जा रहा। नंबर 9 पे आता है संकटकालीन शक्तियाँ। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा तभी कर सकता है यदि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को संकटकाल घोषित करने की लिखित सलाह दे। उसको अगर लिखित में दे देंगे तब वो संकटकाल की घोषणा कर देगा। नंबर 10 पे आता है जांच पड़ताल की शक्ति। मंत्रिमंडल पूर्व मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों अन्य अधिकारियों के विरुद्ध जो भी आरोप लगाए जाते हैं उनके ऊपर उनकी जांच पड़ताल करने के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकता है। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि इसके 10 कार्य बताए गए हैं, ये आपको बढ़िया ढंग से करने हैं और इसको बढ़िया समझना है। तब तक के लिए धन्यवाद।